रीबर्थ ऑफ श्राप एपिसोड 9। सभी लोग अपनी उंगलियां कटोरी के ऊपर रखकर बैठे हुए थे। अचानक से कटोरी के अदन से धुआं निकलने लग जाता है। सभी लोग उस धुएं को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह धुआं कहां से निकल रहा है। धीरे धीरे कटोरी के अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और कटोरी हिलने लग जाती है। जैसा कि अर्जुन ने कहा था कि जब कटोरी के अंदर मूवमेंट शुरू हो तो सभी अपनी उंगलियां कटोरी के ऊपर से हटाकर प्लेन शीट पेपर के ऊपर रख ले। सभी लोग वैसा ही करते हैं और अपनी उंगली प्लेन शीट पेपर पर रख देते हैं। कटोरी के अंदर अभी भी मूवमेंट हो रहा था। क्या आप रुद्र की मां की आत्मा है? अर्जुन ने कहा। जैसे ही अर्जुन ने ये सवाल पूछा कटोरी हिलना बंद हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे की सूरत देखने लग जाते हैं। प्लेन शीट पेपर पर रखी पीयूष की उंगली डर के मारे हिलने लग जाती है। वह कटोरी प्लेन शीट पर बने पहले वाई अल्फाबेट फिर ए फिर एस अल्फाबेट के ऊपर जाती है और फिर वापस से गोले के अंदर आ जाती है, जिसका यह मतलब था कि यस वह रुद्र की ही मां की आत्मा है। जब रुद्र वह यस पढ़ता है तो कहता है, माँ मुझे पता था आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। माँ आप यहीं हो ना, फिर आप मुझे दिख क्यों नहीं रही हो? आप नाराज हो क्या मुझसे माँ? भला कभी अपनी औलाद से नाराज हो सकती है क्या? रुद्र अपने आप को संभालो और ऐसे सवाल मत पूछो वरना आंटी जी की आत्मा वापस चले जाएगी, अर्जुन ने धीरे से कहा। हाँ, रुद्र ने कहा। दीदी आप मेघ गांव में क्या कर रही थी? दीदी बताइए दीदी आप वहां पर क्यों गई थी रात के 3 बजे? आयशा ने कहा। भाभी आपको जाना ही था तो आप मुझे बता देती, संतोष ने कहा। बड़ी माँ कहाँ है आप? कहाँ है आप? मैं आपको देख क्यों नहीं पा रही हूँ? स्वाति ने रोते हुए कहा। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई? रुद्र ने कहा। सब लोग लगातार कोई ना कोई सवाल पूछे जा रहे थे। अर्जुन सबसे कह रहा था कि चुप रहे पर कोई भी चुप नहीं हो रहा था, जिस कारण अर्जुन का रुद्र की माँ की आत्मा से संपर्क टूट जाता है और वह वहां से चले जाती है। जैसे ही रुद्र की माँ की आत्मा वहां से जाती है लाइट वापस आ जाती है। मैंने आप लोगों से कहा था ना आप लोग शांत रहिएगा, पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और अब देखिए आंटी जी से हमारा संपर्क टूट गया, अर्जुन ने कहा। क्या अब हम दोबारा माँ से कांटेक्ट नहीं कर सकते अर्जुन? रुद्र ने कहा। नहीं रुद्र, यह क्रिया एक रात में सिर्फ एक बार ही की जा सकती है। तो क्या अब हम दीदी से फिर कभी दोबारा बात नहीं कर सकते? अर्जुन बेटा, आयशा ने कहा। कर सकते हैं आंटी जी, पर सिर्फ कल रात, वो भी आखिरी बार, क्योंकि परसों आंटी जी की 13वीं है और फिर उनकी यमलोक की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप लोग कल ध्यान रखिएगा कि कोई भी बीच में सवाल न करे। आप लोगों को जो पूछना है वह मेरे जरिए आंटी जी से पूछ सकते हैं। कल आप मुझे पहले ही बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्या क्या पूछना है। हाँ बेटा, कल हम इस बात का ध्यान रखेंगे, संतोष ने कहा। सुबह के 11 बज रहे थे। माखनलाल और अजय जिप्सी में बैठकर कहीं जा रहे थे। अजय जिप्सी चला रहा था और माखनलाल उसके साथ बगल में बैठा हुआ था। साहब आप बताएंगे हम जा कहाँ रहे हैं? एक तो इतनी सुबह सुबह आपने मुझे बुला लिया, मेरी नींद खराब हो गई और जब से पूछे जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं पर आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं, माखनलाल ने कहा। माखनलाल हम देवरी गांव जा रहे हैं। पर क्यों साहब, ये तो वही गांव है ना जिसके टोले पर वह भिखारी रहा करता था। हाँ माखनलाल, ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं। पर साहब आप ये तो बताइए कि हम देवरी गांव जा क्यों रहे हैं? वो इसलिए माखनलाल की कल रात मेरी जिप्सी खराब हो गई थी और जिसने मुझे लिफ्ट दी थी वह पहले मेघ गांव में ही रहता था। अच्छा, क्या नाम था उसका? उसका नाम तो मैं पूछना भूल गया, पर उसकी बाइक पर बिरजू लिख हुआ था, शायद उसका नाम बिरजू ही हो। अच्छा बिरजू, हाँ बिरजू। उस बिरजू ने मुझे बताया था कि मेघ गांव के जो सरपंच थे धनपत राय, उनका सबसे वफादार आदमी जो था वह राजन मुंशी था। उस राजन मुंशी को जरूर पता होगा कि उन तीनों सरपंचों ने मिलकर उस औरत को क्यों जलाया था। साहब ये क्या उस आदमी ने कहा और आपने मान लिया? ये भी तो हो सकता है कि वह आपसे झूठ बोल रहा हो। माखनलाल जरा ये बताओ कि वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? इसमें उसका क्या फायदा होगा? और वैसे भी पुलिस वाले से झूठ बोलकर वह फंसना थोड़ी चाहेगा। हाँ साहब ये भी है, पर मेघ गांव तो कब का खाली हो गया है, फिर हम उस राजन मुंशी को कहां पर ढूंढेंगे? उस बिरजू ने कहा था कि मेघ खाली होने के बाद आधे लोग शहर चले गए और बाकी के आसपास के गांव में बस गए, और जितना मेरा अंदाजा है वह बलमाटोले और दास गांव में तो नहीं बसा है। यदि बसा होता तो हमारे साथी जरूर उसका पता लगा लेते। बलमाटोले और दास गांव के पास ही देवरी पड़ता है, तो हो ना हो वह मुंशी हमें वहां पर जरूर मिल सकता है।
साहब यदि वह राजन मुंशी वहां पर भी नहीं मिला तो? माखनलाल, तुम न बहुत नेगेटिव इंसान हो, इसी वजह से तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। साहब वो तो बस मैं यूं ही एक अंदाजा लगा रहा था। तो कभी पॉजिटिव भी अंदाजा लगा करो, सोचकर देखो, यदि हमें वह मुंशी मिल गया तो जरूर पता चल जाएगा कि उस औरत को 19 साल पहले क्यों जलाया गया था। हाँ साहब ये तो है। अजय और माखनलाल देवरी गांव पहुंच जाते हैं और राजन मुंशी के बारे में पता करने लग जाते हैं। अजय एक किराना की दुकान पर जिप्सी रोक देता है। राजन मुंशी इसी गांव में रहता है क्या? माखनलाल ने दुकानदार से कहा। ये कौन है? दुकानदार ने कहा। ये पहले मेघ गांव में रहते थे, सुना है अब यहीं आसपास के ही गांव में बस गए हैं, अजय ने कहा। नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना राजन मुंशी का नाम, दुकानदार ने कहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इतना कहकर माखनलाल और अजय अपनी जिप्सी वहीं पर खड़ी करके पैदल पैदल आगे बढ़ने लग जाते हैं। वह आसपास हर घर और लोगों से पूछते जा रहे थे कि वह राजन मुंशी को जानते हैं क्या, पर उनके हाथ में निराशा के सिवा कुछ और नहीं लग रहा था। साहब मैं तो कहता हूँ उस बिरजू ने ना आपको उल्लू बनाया है, पूरा देवरी गांव समाप्त होने वाला है, पर इस गांव में राजन मुंशी नाम का कोई इंसान नहीं रहता है, माखनलाल ने चलते चलते कहा। पर बिरजू हमसे झूठ क्यों बोलगा एल, उसको इससे क्या फायदा होगा? माखनलाल, ढूंढो, राजन मुंशी जरूर इसी गांव में होगा। साहब मैं तो राजन मुंशी को ढूंढते ढूंढते थक गया हूं, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, बिना पानी पिए मैं एक कदम अब आगे नहीं बढ़ा सकता। प्यास तो मुझे भी लग रही है माखनलाल, पर हम लोग शायद पैदल पैदल गांव से कुछ ज्यादा ही दूर निकल आए हैं, किसी का घर ही नहीं दिख रहा। साहब वही तो मैं बोल रहा हूं, हम लोग बेवजह हमारी एनर्जी राजन मुंशी को ढूंढने में खर्च कर रहे हैं। लगता है तुम ठीक कह रहे हो माखनलाल, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। वही साहब, पर मैंने कहा ना मुझे प्यास लगी है और हम लोग तो अपनी जिप्सी दूर खड़ी करके आ गए हैं, बिना पानी पिए मैं एक कदम और आगे नहीं बढ़ा सकता। पर माखनलाल यहाँ पर घर कहाँ है जहाँ से अब मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? थोड़ी देर चल लो पैदल, वहां पर जरूर पानी मिल जाएगा। अजय आसपास देखने लगता है और कहता है, देखो वो किसी का घर लग रहा है। अजय ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। हाँ साहब, वहां पर जरूर कोई मिल जाएगा। अजय और माखनलाल एक घर के पास पहुंच जाते हैं। वह घर खंडर में तब्दील होने लगा था। इस टूटे फूटे घर में कौन रहता होगा साहब? माखनलाल ने कहा। पता नहीं माखनलाल, आवाज लगाओ, शायद कोई बाहर आ जाए। कोई है? अरे घर में कोई है क्या? माखनलाल आवाज लगाता है पर कोई जवाब नहीं आता है। तभी अजय कहता है, माखनलाल ये पढ़ो। दरवाजे के गेट के पास नेमप्लेटें लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ है राजन मुंशी। इसका मतलब साहब ये राजन मुंशी का घर है? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। हाँ माखनलाल, ये राजन मुंशी का ही घर है, अजय ने कहा। एक काम करो, दरवाजा खटखटा कर देखो। हाँ साहब, देखता हूँ। माखनलाल दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खटखटाने लग जाता है, खटखट खट। जैसे ही माखनलाल अपना हाथ दरवाजे पर मारता है वह दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने के साथ ही दरवाजे से आवाज आती है, कर्र। साहब ये दरवाजा तो खुला हुआ है, लगता है घर में कोई नहीं है। माखनलाल, यदि घर में कोई नहीं होता तो कोई दरवाजे पर ताला लगाकर बाहर जाता, दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब यह है कि घर के अंदर जरूर कोई ना कोई होगा। कोई है? कोई है क्या? अजय आवाज लगता है पर कोई जवाब नहीं आता है। घर के अंदर बहुत अंधेरा छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, घर का सामान अस्त व्यस्त रखा हुआ था, जैसे घर का ख्याल रखने वाला कोई ना हो। साहब यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, मुझे नहीं लगता इस खंड में कोई रहता होगा। माखनलाल अपना मोबाइल निकालो और उसका टॉर्च ऑन करो, समझे? ये फालतू की बातें मत करो। जी साहब। माखनलाल और अजय अपना मोबाइल निकालते हैं, उसका टॉर्च ऑन करते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वह घर के अंदर जाते जा रहे थे अंधेरा बढ़ते जा रहा था। दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कब से पोताई नहीं की गई हो, दीवारों पर काई जमने लगी थी। बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी भी जरूर गिरता होगा, छत भी टूटी हुई लग रही थी। कोई है? कोई है क्या घर में? अजय आवाज लगाता है। ककक कौन? एक बूढ़े की आवाज सुनाई देती है। माखनलाल, तुमने आवाज सुनी? माखनलाल वह आवाज सुनकर बहुत डर गया था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके कानों में अभी भी उस बूढ़े की आवाज की गूंज रही थी, ककक कौन है? माखनलाल, मैंने पूछा तुमने कोई आवाज सुनी क्या? अजय माखनलाल को हिलाते हुए कहता है।
हाँ साहब सुनी, यह आवाज तो बहुत डरवानी लग रही थी, मुझे तो डर लग रहा है। कहीं इस खंडहर घर के अंदर कोई भूत भूत तो नहीं है, चलिए चलते हैं यहाँ से। माखनलाल, ये तुम्हें हर जगह भूत ही क्यों दिखता है? अपनी बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ आगे चलो, समझे? जी साहब, माखनलाल ने हड़बड़ाते हुए कहा। अजय और माखनलाल उस बूढ़े की आवाज का पीछा करने लगते हैं। उस बूढ़े की अभी भी ककक कौन है कि कपकपाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए अजय और माखनलाल एक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। उस कमरे के अंदर एक लालटेन जल रहा था जिससे थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा था और आसपास की कुछ चीजें दिख रही थी। उसी कमरे के अंदर एक पलंग था और उस पलंग पर कोई लेटा हुआ था। उस शख्स ने कंबल ओढ़ रखा था जिस कारण अजय और माखनलाल को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। साहब वो देखिए, पलंग के ऊपर कोई लेटा हुआ है, माखनलाल ने धीरे से कहा। मुझे भी दिख रहा है माखनलाल, भगवान ने भी मुझे दो आंखें दी है, समझे? अजय ने गुस्से से कहा। साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं तो बस बता रहा था। मुझे बताना छोड़ो और देखो पलंग के ऊपर कौन लेटा है। साहब मैं, माखनलाल ने घबराते हुए कहा। तुम नहीं तो और कौन माखनलाल, जल्दी करो और देखो कौन है पलंग पर। माखनलाल धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। सुनिए, क्या आपका ही नाम राजन मुंशी है? माखनलाल ने कहा। उस शख्स ने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा था, माखनलाल धीरे धीरे वह ब्लैंकेट खींचने लग जाता है। जैसे ही माखनलाल वह ब्लैंकेट खींचता है, वह शख्स जो पलंग पर अपना मुंह दूसरी साइड करके लेटा हुआ था, अपना चेहरा माखनलाल की तरफ करने लग जाता है। एक जब वह शख्स अपना चेहरा माखनलाल की तरफ करता है तो माखनलाल उस शख्स का चेहरा देखकर डर जाता है और झटपटाते हुए दूर हट जाता है। पलंग पर लेटे शख्स की उम्र करीब 70 साल होगी। ज्यादा उम्र हो जाने के कारण उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी और बाल सफेद हो गए थे। कमरे के अंदर अंधेरा होने के कारण वह बूढ़ा बहुत डरावना लग रहा था। वह बूढ़ा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कह रहा था, ककक कौन हो तुम लोग? नमस्ते दादा, अजय ने कहा। वह बूढ़ा अजय की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। वह बूढ़ा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अजय और माखनलाल को घूरे जा रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अजय और माखनलाल की मौजूदगी पसंद न हो। साहब ये तो कुछ नहीं बोल रहा। माखनलाल, देख रहा है मुझे, पर लगता है यही राजन मुंशी है। आपको कैसे पता साहब? क्या आपने राजन मुंशी को पहले कभी देखा है जो इतनी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यही राजन मुंशी है? माखनलाल, जरा इस बूढ़े के राइट हैंड की कलाई पर देखो, राजन लिखा हुआ है, इससे यह बात साबित होती है कि यही राजन मुंशी है। हाँ साहब, पर यह मुंशी अब हमारे किसी काम का नहीं। ये तो कुछ भी ढंग से नहीं बोल पा रहा, समझ ही नहीं आ रहा है कि यह कहना क्या चाहता है। माखनलाल और अजय बातें ही कर रहे थे कि तभी अजय को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। माखनलाल, तुम्हें किसी के पैरों के चलने की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ साहब, दे रही है। कमरे के अंदर ही कहीं छुप जाओ, जरा देखे तो इस राजन मुंशी से मिलने कौन आ रहा है। हो सकता है ये हमें जरूर कुछ बता दे। जी साहब। अजय दरवाजे के पीछे जाकर और माखनलाल खिड़की के पर्दे के पीछे जाकर छुप जाता है। एक आदमी जिसकी उम्र करीब 25 साल या 26 साल होगी, वह उस कमरे के अंदर आता है और उस बूढ़े के पास जाकर बैठ जाता है। अपना हाथ उस बूढ़े के माथे पर फेरता है और कहता है, आप कैसे हैं दादा? और कितनी बार बोला मैंने आपको कि अंधेरे में मत रहा कीजिए, लाइट जला लिया कीजिए, पर आप मानते कहाँ पर हैं मेरी बात? कोई है, वह बूढ़ा कपकपाते हुए कहता है। पर वह लड़का उस बूढ़े की बात नहीं समझ पाता है। वह उस बूढ़े के पास से उठता है और कमरे की लाइट जलाने लग जाता है। जब वह लड़का कमरे की लाइट जलाता है तो देखता है कि खिड़की के पर्दे के पास उसे किसी के जूते नजर आते हैं। वह लड़का पास में ही रखा डंडा उठाता है और धीरे धीरे अपने कदम खिड़की के पास बढ़ने लग जाता है। वह लड़का उस डंडे को खिड़की के पर्दे पर मारने ही वाला था कि तभी पीछे से अजय आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। वह लड़का अपना दूसरा हाथ अजय को मारने के लिए उठाता है, पर जब वह देखता है कि अजय ने पुलिस की ड्रेस पहनकर रखी है तो वह अपने हाथ रोक लेता है। माखनलाल खिड़की के पर्दे के पीछे से बाहर निकल जाता है। आप दोनों पुलिस वाले होकर चोरों की तरह मेरे घर में क्यों घुस रहे हैं? उस लड़के ने कहा। पहले ये बताओ कि इस बूढ़े से तुम्हारा क्या लेना देना है? यह मेरे दादा है और मैं इनका पोता हूं। अब आप बताएंगे कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो हम लोग एक केस की तहकीकात करने यहाँ पर आए हैं। क्या इन्हीं का नाम राजन मुंशी है? अजय ने कहा। जी हाँ, इन्हीं का नाम राजन मुंशी है।
ये वही राजन मुंशी है ना जो 19 साल पहले में एक गांव में रहते थे और सरमपच दनपत राय के घर पर काम किया करते थे, अजय ने कहा। जी हाँ, ये वही राजन मुंशी है, पर आप लोग मुझे बताइए आप मुझसे ये सब क्या पूछ रहे हैं? वह इसलिए क्योंकि हमें तुम्हारे दादा की मदद की जरूरत है। कैसी मदद? उस लड़के ने हैरानी के साथ कहा। आज से 19 साल पहले मेघ गांव में जलाई गई औरत के बारे में हम जानना चाहते हैं। वह कौन थी, उसका क्या नाम था, उसके बारे में सब कुछ, अजय ने कहा। पर आपने तो दादा की हालत देखी है ना, मुझे नहीं लगता कि वह कुछ भी आपको इस बारे में बता सकते हैं। पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उस औरत को क्यों जलाया गया था। उसके मरने के बाद भी मैं उसे इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, अजय ने कहा। ठीक है। अजय और माखन लाल उस बूढ़े के पास खड़े हो जाते हैं। वह बूढ़ा अभी भी लेटा हुआ था। वह बूढ़ा अजय और माखन लाल को घूरने लग जाता है। साहब, मुझे तो मुंशी जी की आंखें देखकर डर लग रहा है। अरे डरिए नहीं, दादा की आंखें पहले से ही ऐसी है, उस लड़के ने कहा। नमस्ते दादाजी, आपका ही नाम राजन मुंशी है ना, अजय ने उस बूढ़े से कहा। वह बूढ़ा कुछ जवाब नहीं देता है। दादाजी ऐसे नहीं समझेंगे, लगता है मुझे अपनी तरह से इनसे पूछना पड़ेगा, उस लड़के ने कहा। दादा, ये पुलिस वाले हैं, वह लड़का चिल्लाते हुए और अपने हाथों से एक्सप्रेशन देते हुए कहता है। वह लड़का आगे कहता है, ये पूछ रहे हैं आपका ही नाम राजन मुंशी है ना, बताइए इन्हें हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ हाँ, वह बूढ़ा कपकपाते हुए कहता है। क्या आप उस औरत के बारे में जानते हैं जिसे 19 साल पहले जला दिया गया था, अजय कहता है। पर वह बूढ़ा फिर कोई जवाब नहीं देता है। दादा, ये उस औरत के बारे में पूछ रहे हैं जिसे उस रात जला दिया गया था, वह लड़का चिल्लाते हुए कहता है। ये बात सुनकर वह बूढ़ा अपनी आंखें और बड़ी कर लेता है। उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस औरत का ख्याल करते ही वह बूढ़ा डरने लग गया था और उसकी आंखों में उस रात का मंजर गुजरने लग गया था। वह बूढ़ा हाँ हाँ में मुंडी हिलाने लग जाता है। साहब, ये तो हाँ बोल रहे हैं, माखन लाल ने कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्यों जलाया गया था, अजय पूछता है। वह लड़का फिर अपने हाथों के इशारे के जरिए उस बूढ़े से सवाल पूछता है, पर वह बूढ़ा कोई जवाब नहीं देता है। वह लड़का बार बार अपने हाथों के एक्सप्रेशन से उस बूढ़े से उस औरत के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, पर वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। साहब, मुझे नहीं लगता कि यह हमारी कोई मदद कर सकते हैं, इन्हें तो खुद अभी भगवान की जरूरत है। माखन लाल, ये तुम क्या बोल रहे हो, अजय ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं साहब, वो मैं बोल रहा था कि यह तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। ऐसे से तो हमारा काम नहीं बन पाएगा, आप खुद ही देख लीजिए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है माखनलाल, पर क्या करें, हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, अजय ने कहा। वह लड़का फिर पूछता है अपने दादा से, पर वह बूढ़ा फिर कुछ जवाब नहीं देता है। तुम रहने दो, मुझे नहीं लगता कि यह हमारी कोई मदद कर सकते हैं, अजय ने कहा। जी ठीक है, 2 मिनट, क्या तुम अपने दादाजी से उस औरत का नाम पूछ सकते हो जिसे जला दिया गया था? यदि हमें ये भी पता चल जाए कि उसका क्या नाम है तो इसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, अजय कहता है। जी मैं कोशिश करता हूँ। वह लड़का अपने हाथों के इशारों के जरिए अपने दादा से पूछने लगता है। दादा, जिस औरत को सरपंचों ने जला दिया था उसका क्या नाम था? दादा बताइए, उस औरत का क्या नाम था, बताइए दादा क्या नाम था, वह लड़का चिल्लाते हुए कहता है। अचानक से वह बूढ़ा अपना मुंह खोलने लग जाता है, जैसे वह कुछ बोलना चाहता हो, पर लग रहा था कि डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। बताइए दादा क्या नाम था? बताइए मुंशी जी, हमारा उस औरत का नाम जानना बहुत जरूरी है, अजय चिल्लाते हुए कहता है। बताइए दादा उस औरत का नाम। छाया, 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 वह बूढ़ा कपकपाते हुए कहता है। वह बूढ़ा बार बार छाया का ही नाम लिए जा रहा था। इसका मतलब साहब, जिस औरत को 19 साल पहले जलाया गया था उसका नाम छाया है। हाँ माखनलाल, उसका नाम छाया है और अब हमें बस ये पता करना है कि यह छाया कौन थी। पर कैसे करेंगे साहब? माखनलाल, पुलिस वाले होकर कैसी बातें करते हो तुम? जिस तरह नाम पता चल गया है उसी तरह हमें छाया के बारे में भी पता चल जाएगा। जी साहब। अच्छा, अब हम चलते हैं, तुमने बहुत मदद कर दी, थैंक यू, अजय ने उस लड़के से कहा। अरे इसमें थैंक यू कहने वाली क्या बात है, चलिए मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ। चलिए, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अजय ने कहा। जी मेरा नाम सुमित है।
सुमित अजय और माखन लाल बातें करते करते दरवाजे तक पहुंचते हैं और अजय माखन लाल वहां से चले जाते हैं। रात के 11 बज रहे थे। रुद्र, अर्जुन, समीर, पीयूष, अनन्या और घर के सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। तो फिर आज किस तरीके से तुम आंटी जी की आत्मा को बुलाओगे? अर्जुन, अनन्या ने कहा। आज हम आंटी जी को आकर्षण के नियम से बुलाएंगे। आकर्षण का नियम मतलब? पीयूष ने कहा। आकर्षण का नियम मतलब हम आंटी जी की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। पर कैसे? संतोष ने कहा। मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसका आंटी जी से बहुत लगाव हो। मतलब? रुद्र ने कहा। मतलब ये रुद्र कि कोई सी ऐसी चीज जो आंटी जी को बहुत प्यारी हो। माँ को तो किसी चीज से लगाव नहीं थी, वह तो पापा के गुजर जाने के बाद कोई से गहने भी नहीं पहना करती थी जिसका उनसे लगाव हो। रुद्र ने कहा। नहीं रुद्र, कुछ तो होगा, याद करने की कोशिश करो। आंटी जी की आत्मा से संपर्क करने के लिए हमारा उस चीज का ढूंढना बहुत जरूरी है जिससे उनका लगाव था। रुद्र याद करने लगता है। कुछ देर बाद, नहीं अर्जुन, मैंने कभी माँ को किसी चीज से लगाव होते हुए नहीं देखा। पापा के गुजर जाने के बाद शायद उनका सभी चीजों से लगाव दूर हो गया था। नहीं रुद्र बेटा, दीदी को एक चीज से बहुत लगाव था, आयशा ने कहा। किस चीज से चाची? रुद्र ने कहा। उनके मंगलसूत्र से। रुद्र, जेठ जी के गुजर जाने के बाद भले ही भाभी विधवा हो गई हो, पर एक औरत का कीमती गहना तो मंगलसूत्र ही होता है ना। मैंने देखा है जब तुम यहाँ पर नहीं रहते थे ना, तो दीदी घंटों उस मंगलसूत्र को अपने सीने से लगाकर रोती रहती थी और जेठ जी को याद करते रहती थी। क्या आपको पता है वह मंगलसूत्र कहाँ पर है? अर्जुन ने कहा। हाँ मुझे पता है, भाभी उस मंगलसूत्र को हमेशा अपनी अलमारी के लॉकर में रखा करती थी। आप जल्दी से वह मंगलसूत्र ले आए। हाँ मैं अभी लाकर देती हूँ। इतना कहकर आयशा वहां से उठती है और रुद्र की माँ के कमरे में जाने लगती है। स्वाति बेटा, जब तक आंटी जी मंगलसूत्र लेकर आ रही है तब तक तुम एक बड़ी सी पीतल की थाली में और एक पीतल की कटोरी में चावल लेकर आ जाओ। जी भैया, अभी लेकर आती हूँ, स्वाति ने कहा और वह किचन में चले जाती है। तू चावल का क्या करेगा अर्जुन? पीयूष ने कहा। थोड़ी देर रुक, सब बताता हूँ, अर्जुन ने कहा। थोड़ी ही देर में स्वाति किचन में से एक पीतल की थाली में और पीतल की कटोरी में चावल लेकर आ जाती है और अर्जुन को दे देती है। यार, आंटी जी अभी तक आई क्यों नहीं? अर्जुन ने कहा। शायद मंगलसूत्र ढूंढने में टाइम लग रहा हो, अनन्या ने कहा। अगर आंटी जी को मंगलसूत्र नहीं मिला तो क्या हम रुद्र की मम्मी की आत्मा को नहीं बुला पाएंगे? पीयूष ने कहा। नहीं पीयूष, हम नहीं बुला पाएंगे। आंटी जी की आत्मा को बुलाने के लिए हमारे पास उनका मंगलसूत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वही चीज है जिनसे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी होगी। अक्सर यही होता है कि मरने के बाद भी इंसान का लगाव उनकी चीजों से होता है और कभी कभी ये लगाव इतना हो जाता है कि आत्मा अपनी सबसे कीमती चीज में अपना वास बना लेती है। वो देखो, आंटी जी आ गई, लगता है उन्हें मंगलसूत्र मिल गया, अनन्या ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सीढ़ियों से आयशा उतर रही थी। आयशा को देखकर रुद्र अपनी जगह से खड़ा होता है और भागते हुए आयशा के पास जाता है और कहता है, चाची आपको माँ का मंगलसूत्र मिल गया ना? हाँ रुद्र बेटा, मिल गया, आयशा ने कहा। आयशा वह मंगलसूत्र ले जाकर अर्जुन को दे देती है। रुद्र की माँ का मंगलसूत्र पूरे सोने का था जो अभी भी चमक रहा था। सभी लोग गोला बनाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। गोले के बीचों बीच पीतल की थाली रखी गई थी जिसके अंदर चावल रखे गए थे, वह मंगलसूत्र जो आयशा ने रुद्र को लाकर दिया था। वह मंगलसूत्र रुद्र थाली में रखे चावल के पीछे छुपा देता है। पीतल की कटोरी अर्जुन ने अपने हाथों में पकड़ कर रखी थी जिसके अंदर भी चावल रखे हुए थे। आप सभी अपने अपने हाथ आगे कीजिए, अर्जुन ने कहा। सभी अपने अपने हाथ आगे कर देते हैं। अर्जुन सभी के दोनों हाथों में एक एक मुट्ठी चावल रखने लग जाता है। तू ये क्या कर रहा है? समीर ने कहा। रक्षा कवच बना रहा हूँ। क्या कहा? रक्षा कवच बना रहा है? वह भी चावल के दानों से? समीर ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, क्योंकि इस बार हम चावल के दानों के जरिए आत्मा का आह्वान कर रहे हैं, इसलिए चावल का रक्षा कवच बना रहा हूँ। और एक और बात तुम्हें भी पता है, इंसान चावल खाते हैं और आत्माएं इंसानों को। आंटी जी की आत्मा भले ही अच्छी हो, पर हर आत्मा को मरने के बाद कोई ना कोई शरीर की तलाश होती है। जब हम आंटी जी की आत्मा को बुलाएंगे तो वह भी हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करेगी, पर यह चावल के दाने उन्हें हमारे शरीर में घुसने से रोकेंगे। इसलिए इन चावल के दानों को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में अच्छे से बंद कर लेना। अर्जुन की बात सुनकर पीयूष कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लेता है।
जैसे जैसे मैं सवाल पूछते जाऊंगा आप सभी के मुट्ठी के चावल अपने आप काले होते जाएंगे। जब ये पूरे काले हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम आंटी जी की आत्मा से कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे, समझे आप? हाँ, समझ गए, संतोष ने कहा। और याद रखना सिर्फ मैं सवाल पूछूंगा और कोई नहीं, वरना कल की तरह आंटी जी की आत्मा से मेरा फिर से कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, रुद्र ने कहा। रात के 1 बज गए थे और अर्जुन ने रुद्र की मां की आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया था। सभी लोग उनके बीच में रखी चावल की थाली को देखे जा रहे थे। अर्जुन बार बार रुद्र की मां की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से रुद्र के घर की लाइट बंद चालू होने लग जाती है। पीयूष अपने आसपास देखने लगता है और सोचने लगता है कहीं रुद्र की मां की आत्मा उसके पास तो नहीं और वह उसके शरीर में तो प्रवेश नहीं करना चाहती। पीतल की थाली के अंदर मूवमेंट होना शुरू हो गया था और उसके अंदर के चावल अपने आप हिलने लग गए थे। क्या यहाँ पर हम 8 लोगों के सिवा कोई और भी है? अर्जुन जोर से कहता है। तभी अचानक से पीतल की थाली के अंदर के चावल में फिर मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और थाली के बीचों बीच हाँ लिखा आता है। इसका मतलब यह था कि वहां 8 नहीं 9 लोग थे। चावल पहले की तरह अपनी जगह पर चले जाते हैं और वह हाँ मिट जाता है। क्या आप वही अदृश्य शक्ति है जिसे मैं बुला रहा था? क्या आप रुद्र की मां की ही आत्मा है? अर्जुन बोलता है। फिर थाली के अंदर के चावल में मूवमेंट शुरू हो जाता है और वहां पर हाँ लिखा आता है। वहां पर बैठे सभी लोग थाली को घूर घूर कर देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि थाली के चावल के अंदर अपने आप मूवमेंट कैसे हो रहा है। क्या आप अपनी मर्जी से मेघ गांव में गई थी? अर्जुन ने कहा। थाली के अंदर हाँ लिखा आता है। आप रात के 3 बजे मेघ गांव में क्यों गई थी? थाली पर रक्षा लिखा आता है। क्या कहा रक्षा? पर किससे? क्या मेघ की चुड़ैल अभी भी जिंदा है? क्या उसे पिछले साल मुक्ति नहीं मिली थी? थाली पर हाँ लिखा आता है, जिसका यह मतलब था कि मेघ की चुड़ैल को मुक्ति नहीं मिली थी। सभी के हाथों की मुट्ठी के अंदर के चावल के दाने आधे आधे काले हो गए थे। क्या आपका भी खून मेघ की चुड़ैल ने किया है? थाली पर फिर हाँ लिखा आता है। थाली पर कहाँ पढ़कर सभी लोगों का गला सूखने लगता है। क्या आप मेघ की चुड़ैल यानी जिस औरत को 19 साल पहले जला दिया गया था उसे जानती थी? कुछ देर के लिए थाली पर कुछ लिखा नहीं आता है। थाली के अंदर के चावल ने मूवमेंट करना बंद कर दिया था। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या आंटी जी को मेघ की चुड़ैल को जानती थी। तभी चावल के दानों के अंदर फिर से मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और थाली के अंदर हाँ लिखा आता है। सभी लोग ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि रुद्र की मां मेघ की चुड़ैल को पहचानती थी। क्या आप उस औरत का हमें नाम बता सकती हैं जिसे मेघ गांव में 19 साल पहले जला दिया गया था? थाली पर हाँ लिखा आता है। उस औरत का क्या नाम था आंटी जी? सभी लोग उस औरत का नाम जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। सभी उसका नाम जानना चाहते थे पर थाली के अंदर चावल के दानों पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। अर्जुन देखता है कि उसके हाथ की मुट्ठी के चावल पूरी तरह काले हो गए थे। सिर्फ उसके ही नहीं, सभी की मुट्ठी के हाथों के चावल के दाने काले हो गए थे। उस औरत का क्या नाम था बताए आंटी जी? हमारा उस औरत का नाम जानना बहुत जरूरी है, बताए। अर्जुन बार बार यही सवाल पूछे जा रहा था पर थाली के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। तभी थाली के अंदर के चावल के दानों में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और चावल पर छाया लिखा हुआ आता है। सभी लोग एक साथ चावल पर लिखा छाया पढ़ते हैं। जैसे ही वह छाया बोलते हैं, थाली के अंदर के पूरे चावल अपने आप सफेद से काले हो जाते हैं। अचानक से थाली के अंदर आग लग जाती है। ये क्या? ये थाली में आग कैसे लग गई? समीर ने कहा। जल्दी से कोई पानी डालो थाली में, संतोष ने कहा। रुद्र पास में ही रखी पानी की बोतल उठाता है और थाली के अंदर पानी डालता है, पर पानी डालने से आग और भड़क जाती है। ये क्या? यह आग तो पानी डालने से और तेज हो गई, पीयूष ने कहा। ये अपने आप शांत हो जाएगी, तुम लोग कुछ मत करो, अर्जुन कहता है। कुछ देर बाद आग अपने आप शांत हो जाती है, पर जब तक आग शांत हुई थी रुद्र की मां का मंगलसूत्र पूरी तरह जल चुका था। सॉरी रुद्र, मैंने आंटी जी की आखिरी निशानी जला दी, अर्जुन ने कहा। कोई बात नहीं अर्जुन, माँ की जगह तो मेरे दिल में है जहाँ पर वह हमेशा रहेगी, पर जिसने मेरी माँ को मुझसे छीना है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस चुड़ैल को पहले मुक्ति नहीं मिली तो क्या हुआ, पर अब उसे मैं मुक्ति दिलाऊंगा। अपनी माँ की मौत का बदला मैं लेकर ही रहूंगा, रुद्र ने प्रतिशोध भरी आवाज में कहा। रुद्र, क्या तू किसी छाया को जानता था? अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, मैं नहीं जानता।
याद करने की कोशिश कर, शायद बचपन में मिला हो तू किसी छाया नाम की औरत से। कैसे याद करूं अर्जुन, मैंने तुझे कितनी बार बताया है, मुझे मेरे बचपन की यादें बिल्कुल याद नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने उन यादों को मेरे दिमाग से ही मिटा दिया हो। आंटी, अंकल जी, क्या आप किसी छाया को जानते हैं? अर्जुन ने आयशा और संतोष से कहा। नहीं बेटा, हम तो किसी छाया नाम की औरत को नहीं जानते, हम तो पहली बार इस औरत का नाम सुन रहे हैं, संतोष ने कहा। पता नहीं कौन है ये छाया, आयशा ने कहा। सुबह के 10 बज रहे थे और रुद्र के घर पर रुद्र की मां की 13वीं की तैयारियां की जा रही थी। रुद्र की मां की तस्वीर एक टेबल पर रखी गई थी, उस पर एक फूलों की माला चढ़ी हुई थी। घर के सभी सदस्य सफेद वस्त्र पहने हुए थे। रुद्र के कुछ ही रिश्तेदार आए थे जो मृत्यु भोज का भोजन कर रहे थे। अर्जुन, रुद्र, समीर, अनन्या और पीयूष भी उन्हीं रिश्तेदारों के पास खड़े हुए थे। यार, परिवार में किसी के गुजर जाने के बाद मृत्यु भोज करवाना जरूरी होता है क्या? पीयूष ने कहा। हाँ मोटे, जरूरी होता है, अर्जुन ने कहा। पर क्यों जरूरी होता है? समीर ने कहा। हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण, पितृ संहिता, वेद में अनेक जगह ये वर्णित किया गया है कि मृत शरीर को दिए गए भोजन का कुछ ही अंश उसकी आत्मा को मिल पाता है। इसलिए मृत्यु भोज कराकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन करवाया जाता है ताकि भोजन का ज्यादा भाग आत्मा को मिले और वह यमलोक की यात्रा अच्छे से कर सके, अर्जुन ने कहा। अच्छा, समीर ने कहा। पर रुद्र यार, तेरे घर पर मृत्यु भोज में ज्यादा रिश्तेदार नहीं दिख रहे हैं और गांव के भी बस 1-2 ही लोग दिख रहे हैं, तुमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था क्या? अर्जुन ने कहा। नहीं यार, बुलाया तो सबको था पर आए बहुत कम लोग हैं, रुद्र ने कहा। पर क्यों? अर्जुन ने कहा। वह इसलिए क्योंकि हमारे गांव में मृत्यु भोज का भोजन ज्यादा लोग नहीं खाते हैं। पर क्यों? अनन्या ने कहा। पता नहीं यार, पर मैंने भी माँ को देखा है, वह भी मुझे किसी की 13वीं का खाना खाने जाने नहीं दिया करती थी, ना ही चाचा चाची कभी जाया करते थे किसी की 13वीं में। पर ऐसा क्यों? पीयूष ने कहा। मैं बताता हूँ मोटे, क्योंकि इससे जुड़ी महाभारत काल की एक कथा है, अर्जुन ने कहा। कैसी कथा? समीर ने कहा। महाभारत युद्ध होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर युद्ध न करने का आग्रह किया था, पर दुर्योधन ने उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और कृष्ण जी उससे क्रोधित होकर वहां से जाने लगे। तब दुर्योधन ने कृष्ण जी को जाते जाते भोजन करने को कहा, पर कृष्ण जी ने कहा, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि व पुनः। अर्थात हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जब खिलाने वाले एवं खाने वाले के मन में पीड़ा हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। महाभारत की इस घटना को बहुत से ज्ञानियों और बुद्धिजीवियों ने मृत्युभोज से जोड़कर देखा, जिनके अनुसार अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद मन में पीड़ा होती है, ऐसे में कोई भी प्रसन्नचित अवस्था में भोज का आयोजन नहीं कर सकता और ऐसी स्थिति में उसके घर में भोजन करने से मनुष्य की स्वयं की ऊर्जा नष्ट होती है, इसलिए ज्यादातर लोग मृत्यु भोज का भोजन नहीं करते हैं। अर्जुन की बात सुनकर पीयूष वहां से जाने लगता है। तू कहाँ जा रहा है मोटे? अभी तो तुझे भूख लगी थी ना? अर्जुन की बात सुनकर तुझे भी मृत्युभोज का भोजन नहीं करना क्या? अनन्या ने कहा। अरे तू पागल हो रही है क्या? मैं तो अपने लिए थाली बनाने जा रहा हूँ, और बल्कि मुझे तो ये लगता है कि इंसान को मृत्युभोज का खाना जरूर खाना चाहिए। क्यों लगता है मोटे तुझे ऐसा? समीर ने कहा। वो इसलिए मेरे भाई, क्योंकि जब किसी के घर में किसी की डेथ होती है तो न जाने उसने कितने समय से अच्छे से खाना नहीं खाया होगा, उससे मिलकर उससे 2-3 बातें करके हम उसके साथ खाना खा सकते हैं और उसे अच्छे से खिला भी सकते हैं, उसके दुख में उसका साथ भी दे सकते हैं। आखिर दुखों में ही तो अपनों की पहचान होती है। यार, बात तो तेरी बिल्कुल सही है मोटे, इसी बात पर जल्दी जा और मेरी भी थाली बनाकर आना, समझा? समीर ने कहा। हाँ लाता हूँ। पीयूष खाने की थाली बनाने चले जाता है। शाम के 7 बज रहे थे और अजय गोंदिया के एक ढाबे पर खाना खाने के लिए आया हुआ था। अजय ने सिविल ड्रेस पहनी हुई थी, जिस कारण कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह पुलिस वाला है, पर इससे उसे एक नुकसान भी हो रहा था। ढाबे पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, जिस कारण उसे अभी तक बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी। ढाबे पर काउंटर पर से अपनी थाली खुद ही उठानी पड़ती थी, इस कारण अजय ने अपने हाथ में थाली पकड़ी हुई थी। थाली के अंदर दाल, चावल, रोटी, पनीर की सब्जी, सलाद, नमक, पापड़ और 2 गुलाब जामुन रखे हुए थे। अजय वह थाली पकड़कर अपने लिए बैठने की जगह ढूंढ रहा था, पर 15 मिनट हो गए थे, उसे अपने लिए बैठने की जगह नहीं मिली थी। तभी वह देखता है कि ढाबे के बाहर ही एक कोने पर एक खाट खटिया बिछी हुई थी, जहां पर एक आदमी बैठकर खाना खा रहा था।
जिस साइड वह आदमी बैठा था वहां पर लाइट नहीं लगी हुई थी, जिस कारण अजय को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अजय अपनी थाली लेकर उस आदमी के पास जाने लगता है। जब वह उस आदमी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वह आदमी कोई और नहीं बिरजू था, जो खाट पर बैठकर खाना खा रहा था। अरे बिरजू, तुम? अजय ने उस आदमी को देखते हुए कहा। अरे बाबू आप? हाँ मैं, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बिरजू, ये बताओ तुम कैसे हो? हम भी ठीक है बाबू, आप खड़े काहे हैं, बैठिए ना। हाँ हाँ बैठता हूँ। अजय बिरजू के सामने अपनी थाली लेकर बैठ जाता है। वैसे आप ढाबे का खाना खा रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई क्या बाबू अभी तक? नहीं बिरजू। पर क्यों बाबू, आपको किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ क्या? अरे प्यार है तभी तो शादी नहीं की। एक पुलिस वाले को अपने देश से ज्यादा प्यारी चीज कोई और लगती है क्या? उसके लिए तो उसका देश की सब कुछ होता है, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, सब कुछ। सही कहा आपने बाबू। अजय अपनी थाली का खाना खाने लग जाता है। कुछ देर बाद बिरजू कहता है, वैसे बाबू एक बात पूछे, आपको हमारा नाम कैसे पता चला? जितना हमें याद है उस दिन तो हम आपको अपना नाम बताए ही नहीं थे। हम पुलिस वाले हैं बिरजू, सब कुछ पता कर लेते हैं। ये तो है बाबू, अब ये बताइए आपको वह राजन मुंशी मिला कि नहीं, और उस औरत के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? राजन मुंशी हमें मिल तो गया, पर सिवाय वो उस औरत का नाम बताने के सिवा कुछ और नहीं बता पाया। बूढ़ा हो गया है अब, वह ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता है। अच्छा, पर एक बात बताए बाबू आपको। हाँ बताओ। कभी कभी जो जुबान नहीं बोल पाती वह दीवारें बोल जाती है। दीवारें बोल जाती है मतलब? अब इसका मतलब तो आपको ढूंढना है बाबू। राज हमेशा हमारे सामने ही रहता है, बस हम उसे देख नहीं पाते हैं। ये तुम पहेलियां बुझाना बंद करोगे बिरजू? हाँ करते हैं बंद साहब, आप बस यहीं रुकिए, हम पानी पीकर आते हैं। अच्छा ठीक है। बिरजू पानी पीने चले जाता है। अजय बिरजू के आने का इंतजार कर रहा था। 15 मिनट हो गए थे पर वह अभी तक नहीं आया था। अजय अपनी जगह से उठता है और बिरजू को ढूंढने लग जाता है, पर उसे बिरजू कहीं नहीं दिखता है। वह आसपास में ही ढाबे की प्लेट उठाने वाले आदमी से पूछता है, यहाँ पर मेरे साथ एक आदमी बैठा था, उसे कहीं जाते हुए देखा क्या? क्या कहा, आदमी बैठा था? हाँ वही जिसके साथ मैं खाना खा रहा था, सांवले रंग का है, धोती पहना हुआ था। नहीं मैंने तो ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा, उस आदमी ने कहा। अजय सोचने लग जाता है कि आधी अधूरी बात बताकर बिरजू कहाँ चले गया। अजय अपना मोबाइल निकालता है और माखन लाल को फोन करता है। हेलो माखन लाल, कहाँ पर हो तुम? अजय ने फोन पर कहा। मैं तो साहब यहीं गोंदिया के चटपट गली में था। तो बस वहीं पर रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। क्यों, क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, हमें बस कहीं चलना है। पर कहाँ पर साहब? आकर बताता हूँ माखन लाल। इतना कहकर अजय अपना फोन कट कर देता है। रात के 8 बज गए थे और अजय और माखन लाल जिप्सी में बैठे हुए थे। अजय जिप्सी चला रहा था और माखन लाल उसकी बगल में बैठा हुआ था। साहब अब आप बताएंगे हम कहाँ पर जा रहे हैं? माखन लाल ने कहा। माखन लाल, हम राजन मुंशी के घर जा रहे हैं। क्यों साहब, आपको तो पता ही है वह हमें छाया के बारे में अब कुछ नहीं बता सकता है। उसकी हालत देखी थी आपने, छाया का नाम लेते ही वह कितना कपकपाने लग गया था। हम छाया के बारे में पता करने नहीं जा रहे हैं माखन लाल। फिर क्या पता करने जा रहे हैं साहब? पता नहीं? क्या कहा पता नहीं? साहब आप आज ये कैसी मूर्खा वाली बात कर रहे हैं? रोज मैं करता हूँ और आज आप कर रहे हैं। आखिर आप ही बताइए, जब आपको ही नहीं पता हम वहाँ क्या पता करने जा रहे हैं तो हम वहाँ पर जा ही क्यों रहे हैं? माखन लाल, मुझे बिरजू मिला था ढाबे पर। क्या कहा, बिरजू मिला था? माखन लाल ने चौंकते हुए कहा। उसने मुझसे एक बात कही थी। वो क्या था? अजय याद करते हुए कहता है। हाँ याद आया, कभी कभी जो जुबान नहीं बोल पाती वह दीवारें बोल जाती है। मतलब साहब? उसी मतलब का पता करने तो हम राजन मुंशी के घर जा रहे हैं। साहब मुझे नहीं लगता हमें राजन मुंशी के घर जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता वहां पर हमें कुछ मिलेगा। माखन लाल, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है हमें वहां पर जाना चाहिए। अब हम जब आधे रास्ते तक पहुंच ही गए हैं तो चलो राजन मुंशी के घर चले ही जाते हैं। ठीक है साहब, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो चलते हैं। रात के 9 बज रहे थे और माखन लाल और अजय राजन मुंशी के घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। माखन लाल दरवाजा खटखटाता है। खटखट खटखट। अरे कोई है, दरवाजा खोलो, माखन लाल ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। पर कोई दरवाजा नहीं खोलता है। साहब वो मुंशी जी के पोते का क्या नाम था?
सुमित नाम बताया था उसने सुबह, शायद, अजय ने जवाब दिया। अरे सुमित, दरवाजा खोलो। अरे सुमित, माखनलाल आवाज लगाते हुए कहता है। माखनलाल लगातार सुमित सुमित आवाज लगाकर दरवाजा खटखटाए जा रहा था, पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी सुमित दरवाजा खोलता है। सुमित को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह नींद में से सोकर उठा हो। अरे सुमित, तुम सो गए थे क्या? माखनलाल ने कहा। जी हाँ माखनलाल जी, आपको तो पता है ये गांव है और गांव में 8 बजे ही सब सो जाते हैं और 9 बजे तक उनकी एक पहर की नींद पूरी भी हो जाती है। वैसे आप लोग इतनी रात को यहाँ पर, कुछ हुआ है क्या? ये सवाल सुनते ही माखनलाल अजय की तरफ देखने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है, अब साहब इसे क्या जवाब देंगे, यही कि पता नहीं क्यों आए हैं। बिरजू ने कहा और हम आ गए। वो क्या है ना सुमित, वो हम यहाँ से गुजर ही रहे थे तो सोचा मुंशी जी से मिल ले। वो मेरे दादा भी मुंशी जी की तरह ही दिखते थे, उन्हें देखकर मुझे मेरे दादा की याद आ जाती है, अजय ने कहा। माखनलाल मन ही मन सोचने लगता है, वाह, साहब ने क्या बहाना बनाया है। अरे क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप आए ना अंदर आए, सुमित ने कहा। जब अजय और माखनलाल सुमित के साथ घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था। अरे ये तुम्हारे घर में हम जब भी आते हैं अंधेरा क्यों रहता है, तुम्हें क्या अंधेरा बहुत पसंद है? माखनलाल ने कहा। अरे नहीं नहीं माखनलाल जी, वो लाइट नहीं है इसलिए घर में अंधेरा है, और जब आप सुबह आए थे तो वो दादाजी को अंधेरे में रहना पसंद है। अच्छा। सुमित, अजय और माखनलाल राजन मुंशी के कमरे में पहुंच जाते हैं। राजन मुंशी पलंग पर लेटा हुआ था और जाग रहा था। कमरे में उजाले के लिए एक लालटेन जल रही थी जो कि उस कमरे के एक दीवार में कील से टंगी हुई थी। लालटेन का पीला प्रकाश कमरे के चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ था। अजय राजन मुंशी के पास जाता है और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कैसे हैं आप मुंशी जी? राजन मुंशी कुछ जवाब नहीं देता है, बल्कि वह अजय को घूरने लग जाता है। राजन मुंशी की डरवानी आंखें देखकर माखनलाल डर जाता है। सुमित, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगे? अजय ने कहा। क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी लेकर आता हूं। इतना कहकर सुमित उस कमरे से चले जाता है। माखनलाल कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और आराम फरमा रहा था। तुम बैठे क्या हो माखनलाल, इतना भी नहीं समझे कि मैंने सुमित को बहाने से भेजा है ताकि हमें वक्त मिल जाए घर के अंदर की तहकीकात करने के लिए? अजय ने गुस्से में कहा। सॉरी साहब, माखनलाल फुर्ती के साथ कुर्सी पर से उठता है। अजय और माखनलाल दोनों अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं और मुंशी के घर में कुछ ऐसा ढूंढने लग जाते हैं जिससे उन्हें छाया के बारे में कुछ पता चल जाए। लालटेन की रोशनी में कमरे के अंदर ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माखनलाल, दीवारों के ऊपर देखो, शायद कुछ मिल जाए। बिरजू ने कहा था कि कभी कभी जो जुबान नहीं बोल पाती वह दीवारें बोल जाती है। जी साहब। अजय और माखनलाल मुंशी के कमरे की छानबीन ही कर रहे थे, तभी वहां पर सुमित पानी लेकर आ जाता है। अजय और माखनलाल के हाथों में मोबाइल की टार्च और कुछ ढूंढते हुए देखकर सुमित शॉक्ड हो जाता है। आप दोनों दादाजी के कमरे में क्या ढूंढ रहे हैं? सुमित ने कहा। सुमित का सवाल सुनकर माखनलाल पसीने से भीग जाता है और सोचने लगता है कि अब इसे क्या जवाब दे। वो सुमित यहाँ पर तेलपी छुछुंदरी थी, उसी को पकड़ रहे थे। मुंशी जी को काट लेती तो प्रॉब्लम हो जाती ना, अजय ने कहा। अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैंने पिंजरा लगा दिया है, 1-2 दिन में पिंजरे के अंदर आ ही जाएगी। ये लीजिए आप दोनों पानी पीजिए, बेवजह की तकलीफ मत कीजिए। अरे इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? अजय ने कहा। कुछ देर बाद, अच्छा अब हम चलते हैं, वक्त भी बहुत हो गया है और रात और गहरी होने वाली है, अजय ने कहा। जी ठीक है, अगली बार जरूर आएगा, सुमित ने कहा। अरे अब तो आना जाना लगा रहेगा। जी। अजय, माखनलाल और सुमित मुंशी के कमरे से बाहर जाने लगते हैं। हॉले के कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था, जिस कारण माखनलाल एक दीवार से टकरा जाता है और फोटो फ्रेम नीचे गिरने की आवाज आती है। आउच! माखनलाल ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ माखनलाल? अजय ने कहा। कुछ नहीं साहब, अंधेरा ज्यादा होने की वजह से ये दीवार मुझे दिखी नहीं और इससे टकरा गया। आपको ज्यादा तो नहीं लगी माखनलाल जी? सुमित ने कहा। अरे नहीं नहीं सुमित, बस वो माफ करना, तुम्हारे घर का फोटो फ्रेम टूट गया। अरे कोई बात नहीं माखनलाल जी, मैं ठीक करवा लूंगा। माखनलाल नीचे झुकता है, अपने मोबाइल का टॉर्च निकालता है और वो फोटो फ्रेम उठाने लग जाता है। जैसे ही वह फोटो फ्रेम उठाता है, लाइट आ जाती है।
जब माखन लाल उस फोटो फ्रेम की फोटो देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। माखन लाल को फोटो देखकर सांप सूंघ जाता है। साहब, जरा ये फोटो देखिए, माखन लाल ने कहा। ऐसा क्या है इस फोटो में? जरा दिखाना, अजय ने फोटो अपने हाथ में लेते हुए कहा। जब अजय वह फोटो देखता है तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। साहब, इस फोटो में मुंशी जी के साथ जो आदमी है, यदि उसे दाढ़ी मुझे लगा दिया जाए तो वह पूरा भिखारी की तरह दिखेगा जिसने पिछले साल रुद्र का कैमरा चुरा लिया था। हाँ माखन लाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सुमित ने कहा। अजय ने अपने हाथ में जो फोटो पकड़ रखी थी, उस फोटो के अंदर राजन, मुंशी और भिखारी खड़े हुए थे। वह फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी। इस फोटो में मुंशी जी के साथ जो लड़का खड़ा है वो कौन है सुमित? अजय ने कहा। ये तो मेरे चाचा है। क्या कहा चाचा? मतलब यह मुंशी जी के बेटे हैं, माखन लाल ने कहा। हाँ माखन लाल जी, पर आप लोग बताएंगे, आप दोनों चाचा जी को देखकर यह क्या बातें कर रहे हैं और यह भिखारी कैमरा चोरी, ये क्या लगा कर रखा है आप दोनों ने? पहले सुमित, तुम हमें अपने चाचा के बारे में बताओ, इनका नाम क्या था? अजय ने कहा। चाचा जी का नाम संजू था, संजू मुंशी। दादाजी के दो बेटे थे, बड़े लड़के का नाम कमल था जो कि मेरे पिताजी है, और संजू चाचा दादाजी के छोटे लड़के थे। बचपन से ही संजू चाचा दादाजी के बड़े लाडले थे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, पर वह उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। कैसी ख्वाहिश? अजय ने कहा। संजू चाचा एक लड़की से प्यार करते थे, पर दादाजी उस रिश्ते के खिलाफ थे, जिस कारण संजू चाचा ने घर छोड़ दिया और वह उस लड़की के साथ भाग गए। चाचा उस लड़की के साथ कहां पर भागे कुछ पता ही नहीं चला। तब से लेकर आज तक चाचा वापस नहीं लौटे। न चाचा ने हमारी सूरत देखी और ना हमने उनकी। क्या तुम उस लड़की का नाम बता सकते हो जिसके साथ तुम्हारे चाचा यानी संजू भागा था? अजय ने कहा। नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर दादा बताते थे कि उस लड़की ने चाचा जी को अपने प्यार में पागल कर दिया था। दिन रात उसी के बारे में बातें किया करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई काला जादू कर दिया, जैसे वशीकरण किया हो। क्या कहा वशीकरण? माखन लाल ने हैरानी के साथ कहा। हाँ वशीकरण, तभी तो चाची जी ने एक लड़की के चक्कर में अपने पिता पर हाथ उठा लिया था। भला कोई अपने पिता के साथ ऐसा करता है क्या? दादाजी आज तक उस बात को नहीं भूले हैं, पर क्या करे बेटा, बेटा होता है। दादाजी आज भी अपने बेटे से प्यार करते हैं, इसलिए उनकी फोटो लगाकर रखी है। जब भी उनकी याद आती है उस फोटो को देख लेते हैं। औलाद भले ही किसी के लिए अपने माता पिता को भूल जाए, पर माता पिता कभी अपनी औलाद को नहीं भूल पाते। सही कहा, माखन लाल ने कहा। अब आप बताएंगे, आप चाचा जी के बारे में क्यों पूछ रहे थे? वह इसलिए कि आज से 1 साल पहले एक भिखारी ने एक चोरी की थी, रुद्र के कैमरे की चोरी, और तुम्हें पता है वह भिखारी कोई और नहीं, तुम्हारे संजू चाचा थे। क्या कहा मेरे चाचा? सुमित ने हैरानी के साथ कहा। हाँ सुमित, और तुम्हें ये जानकर और बुरा लगेगा कि अब तुम्हारे चाचा इस दुनिया में नहीं रहे, माखन लाल ने कहा। क्या कहा चाचा इस दुनिया में नहीं रहे? सुमित ने कहा। इतना कहकर सुमित रोने लग जाता है। हाँ सुमित, संभालो अपने आप को, माखन लाल ने सुमित के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। चाचा जी की मौत कैसे हुई थी? सुमित ने कहा। उनका किसी ने खून किया था, किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मारा था उन्हें, अजय ने कहा। कैसे मारा गया था मेरे चाचा जी को, मैं जानना चाहता हूं, सुमित ने रोते हुए कहा। किसी ने उनकी नाभि गायब कर दी थी। क्या कहा नाभि गायब कर दी थी? सुमित ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, आजकल तुमने नाभि वाले केसेस के बारे में तो सुना ही होगा जो बलमाटोले गांव में हो रहे हैं। हाँ सुना है, पर उन्हें तो मेघ की चुड़ैल ने मारा है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा, माखन लाल ने कहा। माखन लाल तुम चुप रहो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सुमित, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, समझे? तुम्हारे चाचा को एक साइको किलर ने मारा है और बहुत जल्द हम उस साइको किलर का पकड़ लेंगे। मुझे नहीं पता मेरे चाचा को किसी साइको किलर ने मारा है या चुड़ैल ने, मैं बस आप लोगों से इतना चाहता हूं कि मेरे चाचा के कातिलों को सजा होनी चाहिए, चाहे वो कोई साइको किलर हो या चुड़ैल। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे चाचा की कोई और फोटो है? जी नहीं, हमारे घर में उनकी बस एकमात्र यही तस्वीर है। तो फिर ये तस्वीर हमें लेनी पड़ेगी, हो सकता है ये हमें आगे किसी काम आ जाए। जी अच्छा ठीक है, फिर हम निकलते हैं, तुम अपना और अपने दादाजी का ख्याल रखना। जी। अजय और माखन लाल राजन मुंशी के घर से निकल जाते हैं।
सुबह के 10 बज रहे थे। रुद्र और उसके दोस्त छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। यार, वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता, ना कि कितनी जल्दी निकल जाता है। ऐसा लगता है बस अभी कल की ही तो बात है जब अपन पहली बार रुद्र के घर आए थे, अनन्या ने कहा। हाँ यार, सही कहा, गुजरता वक्त है और खर्च हम हो जाते हैं, अर्जुन ने कहा। यार, मुझे तो अभी भी यही लगता है कि हम अभी तक कॉलेज में ही हैं, पीयूष ने कहा। तुझे तो लगना ही चाहिए मोटे, तेरे इतने सारे बैग्स जो थे, समीर ने हंसते हुए कहा। समीर की बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। यार, कितना मजा आता था ना कॉलेज के दिनों में, कितना घूमने जाया करते थे अपन, पर कॉलेज खत्म होने के बाद सब कुछ बदल गया, अनन्या ने कहा। कहाँ बदला अनन्या, देख हम पहले भी मिलते थे और अभी भी मिल ही रहे हैं। वो तो बस कुछ दोस्त बहाना बना देते हैं कि बिजी हूँ, बहुत काम है इसलिए मिल नहीं पाऊंगा। भला तुम ही बताओ, दोस्ती से बढ़कर कुछ और बड़ा काम हो सकता है क्या, अर्जुन ने कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा अर्जुन, दोस्ती से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, समीर ने कहा। पर यार, दोस्ती के बाद यदि प्यार हो जाए तो ये प्यार दोस्ती को खा जाता है। दोस्ती के बाद प्यार हो सकता है, प्यार के बाद दोस्ती नहीं हो सकती, पीयूष ने कहा। ये बात सुनकर अर्जुन पीयूष को आंख दिखाते हुए धीरे से कहता है, तुझे पता भी है मोटे तू क्या बोल रहा है? एक तो इतनी मुश्किल से रुद्र नॉर्मल हुआ है और अब तू ये प्यार व्यार का नाम लेकर उसे तन्वी की याद दिलवा रहा है। सॉरी यार, मैं भूल गया था, पीयूष ने कहा। रुद्र और उसके दोस्त लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी उसके घर के सामने एक BMW कार आकर रुकती है। यार, ये तेरे गांव में इतना अमीर कौन आ गया जो BMW से घूम रहा है, समीर ने कहा। पता नहीं यार, चल नीचे चलकर देखते हैं, देखे तो जरा कौन आया है, रुद्र ने कहा। रुद्र और उसके दोस्त लोग नीचे आ जाते हैं। कार की आवाज सुनकर आयशा, संतोष और स्वाति भी हवेली के अंदर से बाहर आ गए थे। ए जी, ये गाड़ी तो दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह जी की है ना, आयशा ने संतोष से कहा। हाँ आयशा, लग तो उन्हीं की रही है और आसपास के सभी गांवों में एक उन्हीं के पास तो इतनी महंगी कार है, संतोष ने कहा। पर महेंद्र सिंह जी अब यहाँ पर क्यों आए हैं? दीदी गुजर गई थी, ये तो तब भी यहाँ पर नहीं आए थे, अब जब दीदी की 13वीं सब कुछ हो गया है तो फिर अब यहाँ पर क्यों आए हैं? इन्हें तो हमारे गांव में आने से डर लगता था ना कि कहीं मेघ की चुड़ैल इन्हें ना मारे दे। पता नहीं आयशा क्यों आए हैं, पहले गाड़ी में से वह नीचे तो उतरे तभी पता चलेगा कि वह यहाँ पर क्यों आए हैं, संतोष ने कहा। रुद्र के घर के सामने BMW कार खड़ी हुई थी, तभी उस कार में से महेंद्र सिंह का नौकर लालू उतरता है। लालू को देखकर संतोष और आयशा दोनों हैरान हो जाते हैं। लालू ने अपने हाथ में कुछ शादी के कार्ड पकड़ रखे थे। वह उन कार्ड को लेकर संतोष और आयशा के पास जाता है, वहीं पर रुद्र और उसके दोस्त भी खड़े हुए थे। अरे लालू तुम, आयशा ने कहा। जी मैं मुझे ठाकुर साहब ने भेजा है। ठाकुर साहब ने? पर क्यों? वो मुझे बड़े बाबू यानी कुलदीप का रिसेप्शन कार्ड आपको देना था। क्या कहा? कुलदीप के रिसेप्शन का कार्ड देना था? मतलब कुलदीप ने शादी कर ली? पर कब? आयशा ने कहा। वो सब तो हमें नहीं पता, हम तो नौकर आदमी है, ठाकुर साहब बोले कि आपको कार्ड दे आए तो हम देने आ गए। तो क्या आपके ठाकुर साहब के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो खुद हमें कार्ड देने आ जाए? एक नौकर के हाथों कोई न्योता भिजवाता है क्या? क्या वह रीति रिवाज संस्कार सब भूल गए? वो क्या है ना, आपको तो पता ही होगा, आपके गांव के ऊपर उस चुड़ैल का साया मंडरा रहा है, इसी डर से वह आपके गांव नहीं आए, वरना याद तो आप लोगों को बहुत करते हैं वो। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितना याद करते हैं, दीदी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए, आयशा ने गुस्से में कहा। आयशा तुम गुस्सा क्यों करती हो? संतोष ने कहा। संतोष आगे कहता है, उनकी मजबूरी भी समझो, लाओ तुम मुझे कार्ड दे दो लालू। जी मालिक, देता हूँ, लालू ने कार्ड संतोष को देते हुए कहा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, हर हर महादेव, इतना कहकर लालू वहां से चले जाता है। संतोष वह कार्ड लेकर घर के अंदर चले जाता है। माखन लाल और अजय पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। अजय बहुत देर से चुपचाप बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा है। माखन लाल ने आज तक अजय को इतनी गंभीर अवस्था में नहीं देखा था। क्या हुआ साहब, आप क्या सोच रहे हैं? माखन लाल ने कहा। माखन लाल कुछ सोच ही तो नहीं पा रहा हूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक तो नए नए केस आते जा रहे हैं, वो तो सॉल्व होते नहीं, ऊपर से पुराने केसेस की फाइल और खुल जाती है। अभी कुछ दिनों पहले हम रुद्र की मौत के कातिल को ढूंढ रहे थे और अब वापस से वह भिखारी संजू के खून पर आ गए।
साहब, मेरी दादी कहती थी कि जब आपका दिमाग न चले तो पानी पिए। हर समस्या का समाधान ठंडे दिमाग से होता है, गर्म से नहीं। लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं माखन लाल, पानी पीने से कुछ नहीं होने वाला। अरे पीजिए तो सही, माखन लाल ने अजय की तरफ गिलास करते हुए कहा। माखन लाल के जोर देने पर अजय पानी पी लेता है। साहब, आपने एक बात तो नोटिस की है कि रुद्र की मम्मी और भिखारी दोनों की नाभि गायब थी, जिससे ये साबित होता है कि दोनों का खूनी एक ही है। हाँ, ये बात तो है माखन लाल, पर आगे क्या? खूनी तक कैसे पहुंचे? हमारे सारे दरवाजे यहाँ पर आकर बंद हो जाते हैं। ये बात तुम्हें भी पता है कि अब तक 38 जो नाभि वाले केसेस हुए हैं उन सब का कातिल एक ही है, पर अभी तक हम उसे पकड़ नहीं पाए हैं। साहब, पकड़ेंगे तो तब ना जब वह जिंदा हो। चुड़ैल को भला कोई पकड़ पाता है क्या? माखन लाल, तुम फिर शुरू हो गए। सॉरी साहब। अजय की टेबल पर ही भिखारी की फाइल और उसकी फोटो रखी हुई थी, जिसमें उसके साथ राजन मुंशी भी था। ये वही फोटो थी जो अजय ने सुमित से राजन मुंशी के घर से ली थी। अजय बार बार भिखारी की फोटो देख रहा था। माखन लाल, जरा ब्लैक मार्कर तो देना। जी साहब, अभी देता हूँ। माखन लाल अपनी टेबल पर का ब्लैक मार्कर अजय को देता है। अजय उस ब्लैक मार्कर से वह फोटो जिसमें संजू जवान दिख रहा था उसमें उसकी दाढ़ी मुच्छें बनाने लग जाता है। अरे साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको सुमित ने बताया था ना कि उसके पास उसके संजू चाचा की बस एक ही फोटो बची है और आप उसे भी खराब करने पर तुले हुए हैं। अजय माखन लाल की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। जब संजू की दाढ़ी मुच्छें बन जाती है तो अजय कहता है, याद है माखन लाल, जब पिछले साल रुद्र का कैमरा घुमा था और हम इस भिखारी का पता कर रहे थे तो हमें पता चला था कि इस भिखारी को एक लड़की के साथ देखा गया था और लोगों ने जिस टाइप से उस लड़की का हुलिया बताया था वह गौरी की तरह थी। हाँ साहब, याद है। और सुमित ने हमें बताया था कि संजू एक लड़की से प्यार करता था और उसके साथ भाग गया था। हाँ साहब, पर आप कहना क्या चाहते हैं? माखन लाल, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह जो गौरी थी वह संजू यानी भिखारी की बेटी थी, जिसके साथ लोगों ने उसे देखा था और वह लड़की कोई और नहीं गौरी हो। हाँ साहब, ये हो सकता है कि संजू को उसकी पत्नी से एक बेटी हुई हो, पर आपको याद है ना, हमें मेघ गांव के अंदर एक फाइल भी मिली थी जब हम 19 साल पहले जलाई गई औरत के बारे में छानबीन कर रहे थे। हाँ याद है, वह गौरी ही की फाइल थी ना। वही तो साहब, उस फाइल में किसी ने उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। वही तो साहब, यही तो मेरे समझ नहीं आता कि यह कैसे पॉसिबल है। जरा मुझे 19 साल पहले की गौरी की फाइल निकाल कर देना। पर क्यों साहब? अरे तुम दो तो सही, तुम सवाल ज्यादा पूछते हो और काम कम करते हो। माखन लाल पास में ही रखी फाइलों की रैक के पास जाता है और गौरी की फाइल ढूंढने लग जाता है। कुछ ही देर बाद उसे गौरी की फाइल मिल जाती है और वह उस फाइल को लेकर अजय के पास जाता है। उस फाइल के ऊपर गौरी की फोटो लगी हुई थी। माखन लाल, जरा देखना तो कि किसने 19 साल पहले गौरी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। जी साहब, अभी देखता हूँ। माखन लाल फाइल के पन्ने पलटने लग जाता है। साहब, इसमें तो संजू लिखा है। जरा पूरा नाम पढ़ना। साहब, संजू मुंशी, राजन मुंशी का बेटा यानी भिखारी। हाँ साहब, जरा अब ये देखो कि उसका गौरी के साथ क्या संबंध है। माखन लाल फिर फाइल के पन्ने पलटाने लग जाता है। अचानक से पन्ने पलटते पलटते माखन लाल एक पेज पर आकर रुक जाता है और उस पेज पर जो लिखा था उसे पढ़कर चुप हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे गौरी का संबंध पढ़कर उसे बहुत बड़ा शौक लग गया हो। क्या हुआ माखन लाल, तुम चुप क्यों हो गए? बताओ, संजू का गौरी के साथ क्या संबंध था? माखन लाल अजय की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। माखन लाल, तुमसे ना एक काम नहीं होता, लाओ फाइल मेरे हाथों में दो। अजय माखन लाल के हाथ से फाइल लेता है और उसमें गौरी का संजू से संबंध पढ़ने लग जाता है। अजय गौरी की फाइल में भिखारी और उसका संबंध पढ़ने लग जाता है। गुमशुदा का नाम गौरी, उम्र 24 वर्ष, रंग गोरा, रिपोर्ट लिखवाने वाले का नाम संजू मुंशी, संबंध पति वॉट? अजय ने हैरानी के साथ कहा। इसका मतलब वो भिखारी यानी संजू गौरी का पति था, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हम उसका बाप समझ रहे थे। हाँ साहब, वह भिखारी गौरी का पति था, वही गौरी जिसकी रुद्र के साथ शादी होने वाली थी, माखन लाल ने कहा। पर माखन लाल, यदि भिखारी ने यानी संजू ने 19 साल पहले गौरी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई थी तो पिछले साल जिस गौरी की रिपोर्ट रुद्र ने लिखवाई थी वह कौन थी? साहब, आप अभी तक नहीं समझे। संजू की गौरी और रुद्र की गौरी दोनों एक ही है, ये कोई दो लड़कियां नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है माखन लाल?
फिर इस हिसाब से तो गौरी की उम्र करीब 45 साल होनी चाहिए थी, पर तुमने खुद देखा था ना, तालाब के पास जो हमें गौरी की लाश मिली थी उसमें वह जवान थी, लगभग उसकी उम्र करीब 24 साल की थी, जैसा रुद्र की माँ ने बताया था। साहब, वही तो याद है, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि गौरी एक डायन है, और आज ये बात साबित हो गई है, क्योंकि डायन कभी बूढ़ी नहीं होती है, ठीक गौरी की तरह वह भी बूढ़ी नहीं हुई, भले उसका पति संजू यानी भिखारी बूढ़ा हो गया हो। चलो माखन लाल, इस बार तुम्हारे कहने पर मैं ये बात मान भी लूं कि गौरी एक डायन थी, पर क्या तुम अब मुझे ये बताओगे कि गौरी की जब भिखारी के साथ शादी हो गई थी तो फिर वह रुद्र के साथ शादी क्यों करना चाहती थी? इसका जवाब तो अब गौरी को ही पता होगा साहब। तो अब फिर मैं गौरी से कैसे पूछूं, वो तो मर गई है ना? हाँ साहब, गौरी तो मर गई है, और वही मेरे समझ नहीं आ रहा एक डायन को कौन मार सकता है। साहब, ये केस सुलझने की जगह और उलझते जा रहा है। माखन लाल, तुम गलत कह रहे हो, केस उलझने की जगह सुलझ रहा है, बस हमें सब पहलुओं को अच्छे से जमाना है। याद है जब भिखारी के घर हम गए थे तो हमें उसकी संदूक के अंदर से रुद्र के बचपन की फोटो मिली थी। हाँ साहब, याद है। इसका मतलब संजू रुद्र को पहले से जानता था। रुद्र की माँ की मौत में एक गांव में हुई। गौरी और यह संजू दोनों पहले मेघ गांव में रहते थे। लोगों का मानना है कि मेघ गांव में एक चुड़ैल घूम रही है, जिसे 19 साल पहले तीनों गांव के सरपंचों ने मिलकर जला दिया था। जिस औरत को जलाया गया था उसका नाम छाया था। इन सभी चीजों में एक बात कॉमन है माखन लाल, और वही ये कि सभी का कनेक्शन मेघ गांव से है। हाँ साहब, ये बात तो है। अब हमें 3 चीजें पता करनी है माखन लाल। वह क्या साहब? पहली, यह छाया कौन थी? दूसरी, यह गौरी कौन थी? हमें इन दोनों की जन्म कुंडली निकालनी है, हो ना हो इनका आपस में कुछ तो कनेक्शन है। और तीसरी बात साहब, वो क्या पता करनी है? यही कि भिखारी यानी संजू के पास रुद्र की बचपन की फोटो कैसे पहुंची। ठीक है साहब, मैं अभी से पता करना शुरू कर देता हूं। रात के 12 बज रहे थे और अजय अपने घर में सो रहा था। अजय अपने घर में अकेला रहता था। कमरे की लाइट उसने बंद कर रखी थी, जिस कारण कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था। अजय के कमरे के अंदर पास में ही एक खिड़की थी, जिससे बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं कमरे के अंदर आ रही थी और अजय के चेहरे को स्पर्श कर रही थी। अजय गहरी नींद में सो ही रहा था कि तभी उसे एक सपना आता है। उस सपने में वह देखता है कि गौरी नाज की ड्रेस पहनी हुई थी और वह एक अस्पताल के अंदर थी। अस्पताल के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं थी, पर लोगों का और स्टाफ का आना जाना लगा हुआ था। गौरी बहुत डरी हुई लग रही थी और लोगों से छुपते छुपते अस्पताल के ही अंदर कहीं जा रही थी। वह बार बार अपने आजू बाजू देख रही थी कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। अचानक से अजय के सपने में काला अंधेरा छाता है और अगले ही पल गौरी के हाथ में एक नवजात बच्चा आ जाता है। गौरी उस बच्चे को लोगों से छुपा छुपा कर चल रही थी। गौरी अस्पताल के ही एक कमरे के अंदर जाती है और उस बच्चे को बेंच पर रख देती है। टेबल के ऊपर कई सारी छोटी छोटी बोतल रखी हुई थी, जिसके अंदर दवाइयां थी। गौरी एक इंजेक्शन निकालती है और उस बोतल की दवाई इंजेक्शन के अंदर लेती है। इंजेक्शन तैयार हो गया था। गौरी फिर अपने आसपास देखती है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। जब उसे पूरी तरह यह एहसास हो जाता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो गौरी वह इंजेक्शन उस नवजात बच्चे को लगाने लग जाती है। जैसे ही गौरी उस बच्चे को वह इंजेक्शन लगाती है, वह बच्चा रोना शुरू कर देता है। ए। बच्चा जोर जोर से रोए जा रहा था। ए। बच्चे की आवाज अजय के कानों में गूंजने लग जाती है और वह झटपटाहट के साथ उठ जाता है। जब अजय अपने सपने में से जागता है तो वह बिस्तर पर ही उठकर बैठ जाता है और याद करने लग जाता है कि उसने सपने में क्या देखा था। अजय सोचने लग जाता है कि आखिर उसे गौरी का सपना क्यों आया था और उसके हाथ में किसका बच्चा था और उसे गौरी इंजेक्शन क्यों लगा रही थी। खिड़की से अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं अजय के कमरे के अंदर आ रही थी। अजय बेड के पास ही रखी पानी की बोतल उठता है और उससे पानी पीने लग जाता है। जैसे ही उसके गले में पानी की एक घूंट जाती है, अजय को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ए। पहले तो अजय को लगता है कि यह उसका कोई वहम है, पर जैसे जैसे वह बोतल का पानी पीते जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज और तेज होते जा रही थी। बच्चे की रोने की आवाज अजय के कमरे के नीचे से आ रही थी। अजय अपने कमरे की लाइट चालू करता है और अपने कमरे के बाहर नीचे हॉल में जाने लगता है। जैसे जैसे अजय नीचे हॉल में जाते जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाजें और तेज होते जा रही थी। ए कर करके कोई बच्चा बार बार रोए जा रहा था। नीचे हॉल के कमरे में भी बहुत अंधेरा था, जिस कारण अजय को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
अजय हॉल की लाइट चालू करने जाने लगता है, पर तभी उसे ऐसा लगता है कि सोफे के नीचे से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अजय लाइट जलाना छोड़ के सोफे के नीचे देखने लग जाता है। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। अजय धीरे से नीचे झुकता है और अपने मोबाइल के टॉर्च के सहारे सोफे के नीचे देखने लग जाता है। जैसे ही वह सोफे के नीचे देखता है, किसी बच्चे की रोने की आवाज और तेज सुनाई देने लग जाती है, पर सोफे के नीचे अजय को कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है। अजय हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यदि सोफे के नीचे कोई बच्चा नहीं है तो यह आवाजें कहां से सुनाई दे रही है। अजय सोफे के नीचे से खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह खड़ा होता है, उसका सिर घूमने लग जाता है। अजय का सिर चकराए जा रहा था। अजय का मोबाइल उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। मोबाइल की स्क्रीन टूटने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे की रोने की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थी। अजय अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है, पर फिर भी उसे बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अजय के कानों में लगातार बच्चे की रोने की आवाजें गूंजे जा रही थी। अजय का बहुत तेज सिर दर्द करने लगता है और वह सोफे पर ही लेट जाता है। अजय ने अपने दोनों हाथों से कान बंद किए था और हाथों को कान पर रखे रखे ही अजय सोफे के ऊपर सो जाता है। सुबह के 12 बज रहे थे और रुद्र के घर में डॉक्टर माधवी आई हुई थी। डॉक्टर माधवी स्वाति के कमरे में उसका इलाज कर रही थी। स्वाति बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर माधवी अपने स्टेथोस्कोप से स्वाति की जांच कर रही थी। आयशा और संतोष भी उसी कमरे में बाहर खड़े हुए थे। रुद्र और उसके दोस्त लोग भी वहीं पर खड़े हुए थे। तो कब से दर्द हो रहा है स्वाति बेटा आपका पेट? डॉक्टर माधवी ने स्वाति से पूछा। कल रात से ही दर्द हो रहा है मैम, स्वाति ने कहा। अच्छा, क्या इससे पहले कभी दर्द हुआ है? जी, कभी कभी तो दर्द होता था, पर कल रात इतनी तेज पेट में दर्द देने होने लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती मैम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेट में सुइयां चुभ रहा हो। क्या कहा, सुइयां? हाँ मैम, कल रात भर पेट में दर्द होने के कारण मुझे नींद नहीं आई। बड़ी मुश्किल से मेरी रात कटी है। इतना दर्द हो रहा था कि वह दर्द मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था। अच्छा, किधर साइड हो रहा था तुम्हें पेट में दर्द? मतलब मैम, मतलब स्वाति बेटा की पेट के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, पेट के ऊपर या नीचे कहाँ दर्द हो रहा था? स्वाति डॉक्टर माधवी को कुछ जवाब नहीं देती है। बताओ स्वाति बेटा, डरो मत। जब तक तुम यही नहीं बताओगी कि किस साइड पेट में दर्द हो रहा था तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगी? तुम्हें नहीं पता, पर पेट में अलग अलग जगह दर्द होने की अलग अलग दवाइयां होती है। वो मैम, मुझे पेट के नीचे साइड दर्द हो रहा था। तो इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है बेटा? डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाया जाता और मैं भी तो एक लड़की ही हूं ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। डॉक्टर माधवी अपना हाथ स्वाति के पेट पर रखती है और उसकी जांच करने लग जाती है। मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूँ, तुम वह ले लेना और जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पीना। ठीक है बेटा, डॉक्टर माधवी ने एक पर्चे पर दवाइयां लिखते हुए कहा। जी मैम, ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर डॉक्टर माधवी वहां से उठ जाती है और स्वाति के कमरे से बाहर जाने लग जाती है। दरवाजे के पास ही सभी लोग खड़े हुए थे। क्या हुआ मेरी बेटी को? वो ठीक तो है ना? संतोष ने कहा। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने दवाइयां लिख दी है, वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। पर अचानक से ऐसे कैसे उसके पेट में दर्द होने लग गया? संतोष ने कहा। अब स्वाति धीरे धीरे बड़ी हो रही है, आप सभी को यह चीज समझना पड़ेगा और उसे भी समझाना पड़ेगा। वक्त के साथ उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो गए हैं और जैसा कि अक्सर महिलाओं में इस उम्र में लक्षण पाए जाते हैं, वही स्वाति में आ गए हैं और जैसा मुझे लगता है कि उसे मासिक महीना आने वाला है। पर इतनी जल्दी? आयशा ने कहा। देखिए, किसी किसी महिला में ये लक्षण जल्दी आ जाते हैं, किसी में देर से। ये सब हार्मोन्स के कारण होता है। ट्रिंग ट्रिंग, डॉक्टर माधवी का फोन बजने लगता है। डॉक्टर माधवी अपना फोन उठाती है और कहती है, बस 2 मिनट में आ ही रही हूं। इतना कहकर डॉक्टर माधवी फोन कट कर देती है। अच्छा, अब मैं चलती हूं, मुझे देर हो रही है, अस्पताल में पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, रुद्र ने कहा। डॉक्टर माधवी के जाते ही आयशा कहती है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को मासिक धर्म की वजह से यह प्रॉब्लम हो रही है। मेरी बेटी को जरूर किसी की नजर लगी है। नजर लगी है मतलब? अनन्या ने कहा। आयशा अनन्या की बातों का कुछ जवाब नहीं देती है और वहां से चले जाती है। यार, ये चाची नजर लगी है क्या बोल रही थी? समीर ने कहा। यार, जब किसी की बुरी नजर या हाय लग जाती है तो अक्सर हमारा पेट दर्द देता है, इसी को नजर लगना कहते हैं, अर्जुन ने कहा।
तो फिर यह नजर उतारने का कोई उपाय नहीं है क्या? अनन्या ने कहा। है ना बेटा, उपाय का सामान ही लेने तो आयशा नीचे गई है, संतोष ने कहा। सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि नजर उतारने का ऐसा क्या सामान है जिसे लेने के लिए आयशा नीचे गई है। थोड़ी ही देर बाद आयशा स्वाति के कमरे में वापस आ जाती है। स्वाति के हाथ में एक पीतल की परात और पीतल का लोटा था। एक बोतल में पानी, सूती का कपड़ा और एक था। ये सब किस लिए है यार? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। नजर उतारने के लिए, अर्जुन ने कहा। आयशा स्वाति के पास जाकर नीचे जमीन पर बैठ जाती है और स्वाति को भी नीचे जमीन पर बैठने को कहती है। आयशा के सामने ही स्वाति बैठ जाती है। आयशा वह परात जो वो लेकर आई थी उसे अपने और स्वाति के बीच में रख देती है। आयशा उस परात के अंदर पानी डालती है और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी लाल पीसी हुई मिर्ची भी डालती है। पीयूष, समीर और अनन्या के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र की चाची क्या कर रही है। वह हैरानी के साथ रुद्र की चाची को घूरे जा रहे थे। आयशा अपने साथ जो लोटा लेकर आई थी उसके अंदर वह एक छोटी सी लकड़ी के सहारे एक सूती का कपड़ा चींदी फंसा देती है। सूती का कपड़ा पतला और लंबा था। आयशा माचिस से दिया जलाती है और पीतल का लोटा उठाती है। पीतल के लोटे को उठाने के बाद जिसके अंदर कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था उसकी डोर दिए की लौ तक आ रही थी। आयशा उस कपड़े को जला देती है। कपड़ा जलने लगता है। कपड़े की जलने की महक कमरे में महकने लग जाती है। आयशा लोटे के सहारे उस जलते हुए कपड़े से स्वाति की नजर उतारने लग जाती है। आयशा लोटे को स्वाति के ऊपर से उल्टा घुमाने लग जाती है। आयशा मन की मन कुछ बोले जा रही थी, उसके होठ चल रहे थे। आयशा मन ही मन कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। यार, ये रुद्र की चाची के होंठ क्यों चल रहे हैं? वह क्या बड़बड़ा रही है? पीयूष ने कहा। वो गाली दे रही है, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? गाली दे रही है? पर किसे? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। उसको, जिसने स्वाति को नजर लगाए है। इस क्रिया में हमें जिस पर शक होता है या लगता है कि यह नजर लगा सकता है, उसका नाम लेते हैं और उसके नाम से नजर उतारते हैं। और फिर पता कैसे चलता है कि किसी की नजर लगी है या नहीं? समीर ने कहा। अभी थोड़ी देर रुको, अगर स्वाति को किसी की नजर लगी होगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, अर्जुन ने कहा। आयशा जिस लोटे से स्वाति की नजर उतार रही थी उसमें बंधे कपड़े की लौ बहुत तेज जल रही थी। उस लौ की आंच आयशा के हाथ पर आने लग जाती है। आयशा का हाथ जलने लगा था, तभी आयशा उस लोटे को पानी से भरे परात के अंदर रख देती है। जैसे ही वह लोटा पानी के अंदर रखती है, किसी की आवाज आती है। किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यार, ये पानी के अंदर से आवाज कहां से आ रही है? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। यही तो सबूत है कि स्वाति को किसी की नजर लगी है, अर्जुन ने कहा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।